अगला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं कि दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो पहले हम लोग सदिश समीकरण लिखेंगे और बाद में कार्तीय समीकरण। तो पहले हम लोगों को लिखना है सदिश समीकरण, यानी जो रेखा का समीकरण होगा वो हमारा वेक्टर रूप में होगा। तो दो दिए गए बिंदु हैं आपका यानी जो बिंदु दो हैं वो हमारे दिए हैं। तो वेक्टर के रूप में हमारा दो बिंदु देने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो बिंदु हमारा मान लेते हैं ए और बी, ये हमारा एक्सिस हो गया, एक्स वाई जेड ये हमारा ओरिजिन है। हम लोग मान लेते हैं ये बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, क्योंकि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा अद्वितीय होती है, यानी केवल और केवल एक रेखा हो सकती है। तो हमारे दो बिंदु ए और बी दिए हैं। तो ए और बी बिंदु दिए होने का मतलब कि बिंदु ए का स्थित सदिश और बिंदु बी का स्थित सदिश दोनों हमको पता है, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन में जो है किसी बिंदु के देने का मतलब कि उसकी स्थित सदिश पता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए बिंदु है इसका स्थित सदिश ए है और बी बिंदु का स्थित सदिश बी है, ये हमको गिवन है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं कि सदिश समीकरण में कि दो बिंदुओं ए तथा बी जिसके स्थित सदिश ए, जिनके स्थित सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमको चाहिए, रेखा का समीकरण। तो इसका जो डेरिवेशन एकदम आसान है, हमको बिंदु ए और बी का स्थित सदिश पता है। हम क्या करते हैं, इसी पे कोई बिंदु P मान लेते हैं। कहीं पे हम लोग एक बिंदु जो है मान लेते हैं P। इसमें हम लोगों ने क्या कर लिया, इसमें एक बिंदु हम लोगों ने P एज्यूम कर लिया और P का स्थित सदिश हम लोग मानते हैं कि ये R है। P का जो स्थित सदिश है R है। रेखा हम लोग क्या लिखेंगे, रेखा AB पर माना कोई बिंदु P जिसका स्थित सदिश R है। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये जो हमने बनाया है, इस फिगर को थोड़ा इधर नीचे बना दे रहे हैं। ये हमारा बिंदु A हो गया, ये हमारा बिंदु B हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो इसी के सापेक्ष हम लोगों का स्थित सदिश दिया है A और ये B। तो अगर यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट P माना है जिसका स्थित सदिश R है, ये हमारा क्या है, R है। तो अगर आपको AP वेक्टर निकालना हो तो त्रिभुज के वेक्टर के त्रिभुज योग नियम क्या कहता है कि एक वेक्टर के अंतिम बिंदु पे दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु है। तो दिस वेक्टर यानी आपका OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, OP वेक्टर। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज OAP में सदिश योग से
हमारा ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इक्वल टू हमारा हो जाएगा ओ पी वेक्टर। और ओ ए हमारा क्या है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आर है, तो ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी हमारा वेक्टर आर है। तो यहाँ से ए पी वेक्टर हमारा हो गया वेक्टर आर माइनस ए वेक्टर। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। ए पी वेक्टर हमारा हो गया वेक्टर आर माइनस ए। अब अगर हम लोग बड़े वाले त्रिभुज ओ ए बी में देखें, त्रिभुज ओ ए बी में, तो वेक्टर के योग नियम से हमारा ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए बी में सदिश योग नियम से ओ ए वेक्टर, क्योंकि वेक्टर ओ ए के अंतिम बिंदु पर ए बी का प्रारंभिक बिंदु है, तो इन दोनों का योग ओ ए के प्रारंभिक बिंदु से ओ बी के ए बी के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला होगा। तो ये त्रिभुज योग नियम से ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। त्रिभुज योग नियम में आपको ये ध्यान रखना है कि जिन पहले वेक्टर के अंतिम बिंदु पर दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु है, तो उन दोनों का योग पहले के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सदिश होता है। तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। ओ ए हमारा वेक्टर ए है और ए बी वेक्टर हम लोग ए बी ही रखते हैं और ओ बी हमारा वेक्टर बी है। तो यहाँ से जो ए बी वेक्टर आ गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसको समीकरण नंबर 2 हम लोग कह लेते हैं। अब ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर हमारा जो है संरेख सदिश है, दोनों संरेख हैं, तो ए पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप लिखने के लिए थोड़ा लॉजिकल ढंग से आप समझ लीजिए फिर से। ये हमारा ए है, ये हमारा P है, ये हमारा B है। हम लोगों ने ए पी वेक्टर ये निकालना है, ये हमारा आ गया R माइनस ए, और ए बी वेक्टर भी निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए पी वेक्टर और ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर संरेख हैं या समांतर हैं, क्योंकि समांतर और संरेख यहाँ पे एक ही होता है, क्योंकि हम लोग फ्री वेक्टर पढ़ते हैं। तो समांतर वेक्टर है तो उसको संरेख भी हो सकता है मैथ में। तो दो संरेख वेक्टर अगर होते हैं तो किसी भी वेक्टर को अगले वेक्टर के लैम्डा टाइम्स में लिखा जा सकता है। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, ए पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर, जहाँ लैम्डा हमारा कोई वास्तविक संख्या है। क्योंकि अगर दो वेक्टर संरेख है तो ए बी वेक्टर में आपको कोई ना कोई आपका स्केलर ऐसा मिलेगा जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका ए पी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अब ए पी और उसके दोनों वैल्यू हम लोग रख देते हैं। ए पी हमारा आया था आर माइनस ए और ए बी हमारा आया था बी माइनस ए। तो यहाँ से हमारा आर इक्वल टू हो गया ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, और लैम्डा हमारा कोई वास्तविक संख्या होगा जो वेरिएबल है, यानी लैम्डा जैसे जैसे बदलेगा उस रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे सबकी स्थिर सदिश हमको मिलती चली जाएगी। तो ये हमारा फार्मूला आ गया आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। इसको फिर से लिख देते हैं। ये हमारा किसके लिए है, बिंदु ए तथा बी जिनके स्थित सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये सिंपल सा हमको फार्मूला याद रखना है कि दो बिंदु ए और बी जिसके स्थित सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दोनों बिंदुओं ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण सदिश समीकरण आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। अब हम लोग कार्तीय समीकरण लिख लेते हैं। ये तो वेक्टर हो गया
कार्तीय समीकरण का मतलब होता है कि हम लोग निर्देशांकों के पदों में बात करेंगे, और वेक्टर समीकरण का मतलब वेक्टर के पदों में बात करेंगे। तो कार्तीय समीकरण अगर हम लोग लिखेंगे तो जो बिंदु ए और बी से जाने वाला है वो बिंदु ए और बी के आपको निर्देशांक पता रहेंगे। तो ए बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक x1, y1, z1, और बी बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक x2, y2, z2 हैं, से जाने वाली रेखा का समीकरण हमको चाहिए। तो इसको हम लोग वेक्टर रूप से ही निकालेंगे। ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। बिंदु ए का स्थित सदिश ए हो और बी का स्थित सदिश बी हो तब तो हम लोग निकालना जानते हैं, लेकिन अगर बिंदु ए और बी के निर्देशांक हो, निर्देशांक के पदों में यहाँ पे दिया हुआ है, तो बिंदु ए हम लोग पहले लिख लेते हैं कि बिंदु ए x1, y1, z1 तथा बी x2, y2, z2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो अगर वेक्टर रूप में हमको इसको लिखना हो तो बिंदु ए का स्थित सदिश हम लोग पता करेंगे और बिंदु बी का स्थित सदिश पता करेंगे। तो अगर ए का निर्देशांक हमारा x1, y1, z1 है तो बिंदु ए का स्थित सदिश जो OA हो जाएगा, OA वेक्टर आप अगर लिखेंगे, OA वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और जो बी बिंदु का स्थित सदिश हमारा हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, y, z हो तो उसका स्थित सदिश xi प्लस yj प्लस zk हो जाता है। तो बी बिंदु का स्थित सदिश x2i प्लस y2j प्लस z2k हो गया। ये हमारा क्या रहता है, वेक्टर a, और ये हमारा रहता है वेक्टर b। अब हम लोगों को ये फार्मूला पता है कि r इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस a। ये हमारा क्या है, बिंदु a तथा b जिनके स्थित सदिश a तथा b है, से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब यहाँ पे हम लोग जो a और b की वैल्यू यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे अपना यहाँ से, तो r इक्वल टू हमारा हो गया, r इक्वल टू, और जो वेक्टर r है हम लोगों का, जो r का जो स्थित सदिश जो है बिंदु p का स्थित सदिश, इसका निर्देशांक हम लोग x, y, z मान लेते हैं। जो p बिंदु वहाँ पे हम लोगों ने माना था x, y, z, ये हमारा वेक्टर r। तो यहाँ पे जो वेक्टर r भी हमारा हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। तो r इक्वल टू a प्लस लेमडा b माइनस a में हम लोग सारी वैल्यूज रख देंगे। तो r की वैल्यू हमारी क्या है, xi प्लस yj प्लस zk, दिस इक्वल टू a हमारा क्या है, x1i प्लस x2j प्लस x3k प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस a। b माइनस a का मतलब हमारा, देखिए ये हमारा b है और माइनस a करेंगे तो i वाला i के साथ, तो डायरेक्ट लिखते हैं x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू j प्लस z2 माइनस z1 इंटू k, और ये लेमडा पूरे के बाहर रहेगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं b माइनस a जो हमारा हो जाएगा, b माइनस a वेक्टर ये हमारा हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k, और इसको हम लोग जब माइनस अंदर ले जाएंगे और i कॉमन करेंगे तो x2 माइनस x1i
प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो ये हो गया हम लोगों का। अब राइट हैंड साइड को हम लोग थोड़ा और सही से लिखते देते हैं। तो xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू, अब दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे i का गुणांक x1 है, यहाँ पे लेमडा इंटू x2 माइनस x1 है। तो लेमडा ये हमारा पूरा i का गुणांक हो गया, प्लस j का गुणांक यहाँ पे हमारा क्या है x2, और यहाँ पे लेमडा y2 माइनस y1 है, प्लस k का गुणांक यहाँ पे हमारा x3 है। और जब ऐड करेंगे यहाँ पे k का गुणांक है लेमडा x1i प्लस y1j। ये हम लोग थोड़ा सा, ये हमारा क्या है x1i प्लस, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, x1i प्लस y1j प्लस z1k है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x1 प्लस लेमडा x2 माइनस, और ये हमारा हो जाएगा y1, क्योंकि वेक्टर ए हमारा देखिए x1i प्लस y1j प्लस z1k है। तो x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस ए x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो अब दोनों को जब ऐड करेंगे यहाँ पे, तो i का गुणांक यहाँ पे x1 है, और यहाँ पे लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1। तो x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1, y1 प्लस लेमडा y2 माइनस y1, और z1 प्लस लेमडा z2 माइनस z1, और ये हमारा k। अब देखिए एक वेक्टर इधर लिखा है और एक वेक्टर इधर, दोनों वेक्टर अगर बराबर हैं, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे जो i का गुणांक है यहाँ पे i के गुणांक के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में i j k के गुणांकों की तुलना करने पर, क्योंकि जब बराबर होंगे गुणांक तभी दोनों वेक्टर बराबर होंगे। तो जब तुलना हम लोग करेंगे तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए जब हम लोग बराबर करेंगे तो यहाँ i का गुणांक x है, और यहाँ पे हमारा क्या है x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1, और यहाँ पे हमारा y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस लेमडा y2 माइनस y1, और z इक्वल टू हो जाएगा z1 प्लस लेमडा z2 माइनस z1। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब लेमडा की वैल्यू तीनों से निकाल के हम लोग बराबर कर देते हैं। लेमडा की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, तीनों से निकालेंगे। तो यहाँ से x माइनस x1 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1, और यहाँ से हमारा हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू लेमडा टाइम्स y2 माइनस y1, और यहाँ से हमारा हो जाएगा z माइनस z1 इक्वल टू लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1। ठीक है, ये हमारा ये इक्वेशन इधर चल रहा है, और ये इक्वेशन इधर, और ये इक्वेशन इधर। तो लेमडा इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ से x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, और यहाँ से लेमडा हमारा हो जाएगा y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, और यहाँ से लेमडा हमारा हो जाएगा z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तो इसको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। तो ये हम लोगों ने जो कंपैरिजन किया है i j के गुणांकों को, ये हमारा x इक्वल टू दिस आया है, y इक्वल टू दिस एंड z इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व किया तो x माइनस x1 इक्वल टू लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1, लेमडा इक्वल टू हमारा आ गया x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1। तो लेमडा की सारी वैल्यूज बराबर होंगी, अतः हम लोग समीकरण 1, 2, 3 से कहेंगे x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये हमारा सिंपल सा रेखा का समीकरण आ गया, जो बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से होकर जाती है। तो ये हम लोग लिख लेंगे इसके नीचे कि ये क्या है, बिंदु A x1 y1 z1 तथा B x2 y2 z2 से होकर जाने वाली रेखा का
होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण, क्योंकि कार्तीय समीकरण का मतलब हम लोग निर्देशांक के पदों में बात करते हैं। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। और जो सदिश फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लोगों का निर्देशांक की जगह ना देके ए और बी का स्थित सदिश दिया रहता है, तो इसका फार्मूला होता है r = a + λb - a।